देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस, और आज हम अध्ययन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड अर्थात बीज का परिवर्धन। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे स्टूडेंट कि बीज का निर्माण किससे होता है। तो सामान्य रूप से हम आपको बताते हैं कि बीज का निर्माण बीजांड से होता है। और ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बीजांड कहाँ स्थित होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए कि बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब बीजांड और अंडाशय में कोई परिवर्तन होता है तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है, अर्थात बीजांड एक बीज के रूप में विकसित होता है। लेकिन हम ये बताते हैं कि बीजांड में उपस्थित दोनों अध्यावरण बीजावरण का निर्माण करते हैं। सीड कोड्स का निर्माण करते हैं। इन दोनों अध्यावरणों में से जो अपना बाहर का अध्यावरण होता है, जिसे हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं, ये बाह्य बीजोल टेस्टा का निर्माण करता है और अंत अध्यावरण बीजोल टेगमेन का निर्माण करता है। लेकिन इसमें जो बीजांड का होता है, इसका उपयोग भ्रूण परिवर्धन के दौरान हो जाता है। लेकिन कुछ पादपों में यदि हम विचार करते हैं, जैसे काली मिर्च में ये भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। जिसे हम पेरिस्पर्म कह सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि परिभ्रूणकोश क्या है, तो परिभ्रूणकोश का अर्थ है कि काली मिर्च जैसे पौधों में यह है भ्रूणकोश के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं परिभ्रूणकोश। लेकिन बीजांड काय के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि बीजांड काय का उपयोग भ्रूण परिवर्तन के दौरान हो जाता है। लेकिन कुछ विशेष पादप होते हैं जिनमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तो ये परिभ्रूणकोश की स्थिति देखने को मिलती है काली मिर्च के अंदर। इसके बाद में यदि हम बात करें तो कुछ पादपों में जो बीजांड होता है, बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण होता है, जिसे हम एरिल के नाम से जानते हैं। अब इसका एग्जांपल देखें तो कुछ पादपों से मतलब है, हम यहां समझते हैं लीची के अंदर, लीची में खाने योग्य भाग एरिल होता है। इसके अतिरिक्त तो हम जान सकते हैं यूफोर्बिएसी कुल के पादप या पौधों में बीजांड द्वार छोर की ओर एक सफेद रंग की संरचना होती है, या एक सफेद रंग का भाग होता है, जिसे हम कैरेंकल कहते हैं। इसको हम समझ सकते हैं अरंडी के अंदर, जो अरंड होता है उसमें। लेकिन इसके अतिरिक्त
एकबीजपत्री जो पौधे होते हैं, एकबीजपत्री पौधों में बीजांड द्वार छोर की ओर एक प्लग नुमा संरचना होती है, जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। तो स्टूडेंट यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक अंक के रूप में, तो परिभ्रूणकोश और भ्रूणकोश के अंदर अंतर पूछा जा सकता है, या एरेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे कैरेंकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अलग अलग पादपों में इनकी अलग अलग विशेषताएं। तो परिभ्रूणकोश हमने आपको बताया, समझ में आ गया होगा कि बीजांड काय के पूर्ण उपयोग के बाद कुछ पादपों में यह भ्रूणकोश के चारों ओर एक पतले झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं परिभ्रूणकोश। लेकिन कुछ पादपों में ये बीजांड के चारों एक मांसल आवरण के रूप में होता है, जिसे हम एरेल कहते हैं। अर्थात इसे हम समझ सकते हैं कि लीची के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है वो एरेल होता है। और कैरेंकल को समझ सकते हैं कि जो यूफोर्बिएसी कुल के पौधे हैं उनमें बीजांड द्वार छोर की ओर एक सफेद कलर की एक स्ट्रक्चर या भाग होता है, जिसे कैरेंकल कहते हैं। जैसे अरंडी के अंदर हम इसे समझ सकते हैं। और एकबीजपत्री पौधों में बीजांड द्वार छोर की ओर एक प्लग के समान स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम ओपर्कुलम कहते हैं। अब प्रश्न यह आता है स्टूडेंट कि भ्रूणकोश की उपस्थिति के आधार पर, एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। हम आपको बताते हैं कि भ्रूणकोश की उपस्थिति के आधार पर बीज अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो अभ्रूणकोशी बीज और एक भ्रूणकोशी बीज। तो अब हम उन बीजों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। हम अध्ययन करते हैं भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अभ्रूणकोशी बीज, जिसे कहते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। दूसरा है भ्रूणकोशी बीज, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मस वैसे स्टूडेंट आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि अभ्रूणकोशी का अर्थ है ऐसे बीज जिनमें भ्रूणकोश की उपस्थिति नहीं होती है, अर्थात वो बीज भ्रूणकोश से युक्त नहीं होते हैं, वो बीज अभ्रूणकोशी बीज होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में या नॉर्मली हम समझ सकते हैं चना, मटर, मूंगफली, ये सभी अभ्रूणकोशी सीड्स के अंदर आते हैं। अब प्रश्न आता है कि भ्रूणकोशी बीज क्या है। तो देखिए स्पष्ट है कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूणकोश पाया जाता है या वो बीज भ्रूणकोश से युक्त होते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक भ्रूण का परिवर्धन होता है तो भ्रूणकोश वहां शेष बच जाता है, उस बीजों को भी या ऐसे प्रकार के बीजों को भी हम यहाँ भ्रूणकोशी बीज कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं मक्का और बाजरा।
तो देखिए ये आपको भी याद रखना है कि एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। ये आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी बीज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है स्टूडेंट कि अभ्रूणपोषी बीजों में भ्रूणपोष शेष नहीं बचता है, अर्थात भ्रूणपोष से युक्त नहीं होते हैं वो बीज, और भ्रूणपोषी बीज में भ्रूण के परिवर्तन के बाद भी भ्रूणपोष शेष बच जाता है, अर्थात ये बीज भ्रूणपोष युक्त होते हैं, जैसे मक्का और बाजरा। अब हम अध्ययन करते हैं कि जब एक बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है तो कौन कौन से परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो अपना टॉपिक आता है बीजांड से बीज निर्माण के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं बीजांड का भाग, और दूसरे कॉलम में लिख सकते हैं हम बीज का भाग। नंबर फर्स्ट पे हम समझ सकते हैं बीजांड ग्रंथ। बीजांड में जो बीजांड ग्रंथ भाग होता है ये बीज निर्माण के दौरान बीज ग्रंथ में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में नंबर 2 नाभिका, तो ये सेम रहता है स्टूडेंट। नंबर 3 अध्यावरण। तो हमने आपको अभी बताया कि बीजांड के अंदर जो दो अध्यावरण उपस्थित होते हैं वो सीड कोड्स के दो आवरणों का निर्माण करते हैं, एक तो टेस्टा और एक टैगमेन। टेस्टा क्या है? टेस्टा बाह्य चोल है, और टैगमेन क्या है? टैगमेन अंतःचोल है। तो अध्यावरण बीजावरण में कन्वर्ट हो जाता है, और बीजावरण के रूप में भी एक तो टेस्टा और दूसरा टैगमेन। इसके बाद में नंबर 4 बीजांड काय। तो देखिए कभी कभार बीजांड काय अपवासित हो जाता है, और हमने आपको बताया कि कुछ पादपों में जैसे काली मिर्च के अंदर यह है भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे हमने कहा पेरिस्पर्म परिभ्रूणपोष। का निर्माण करता है। इसके बाद में स्टूडेंट हम दो सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 5 पे एक तो प्रतिमुखी कोशिका, व सहायक कोशिका, और ये दोनों ही सेल अपवासित हो जाती हैं। और इसके दो भागों के बारे में हम और चर्चा करते हैं कि जो अंड कोशिका होती है, ये अंड कोशिका स्टूडेंट भ्रूण का निर्माण करती है सीड्स के अंदर, और जो द्वितीय केंद्रक होता है ये भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो ये जो सारणी हमने आपको बताई है स्टूडेंट, इसमें भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाग हैं। जब बीजांड से एक बीज का निर्माण होता है तो वो भाग परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले बीजांड ग्रंथ आता है अपना, जो बीज ग्रंथ में कन्वर्ट होता है। एक तो आपको ये याद रखना है, अध्यावरण को भी याद रखना है। मोस्टली अध्यावरण से बीजावरण टेस्टा टैगमेन का निर्माण होता है। एक नंबर 4 पे बीजांड काय को भी याद रखना है कि वो परिभ्रूणपोष का निर्माण करता है या अपवासित भी हो जाता है। और इसके बाद में अंड एग सेल और जो अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है द्वितीय केंद्रक, उसका भी आपको याद रखना है कि वो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सीड पढ़ लेने के बाद में स्टूडेंट अब अपना नेक्स्ट टॉपिक
टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कि एक फल का परिवर्तन किस प्रकार होता है। फल का परिवर्धन। तो सबसे पहले स्टूडेंट फल को परिभाषित करेंगे और देखिए फल के बारे में आपने कक्षा 11th के अंदर भी अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो फल को परिभाषित कर सकते हैं, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया के बाद यह अपना जो अंडाशय होता है ये फल के रूप में विकसित होता है। प्रश्न आ जाता है कि अंडाशय से फल का निर्माण कब होता है, तो निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, या कह सकते हैं कि परिपक्व अंडाशय को भी हम फल कहते हैं। यहाँ हम फल के प्रकार पढ़ेंगे जो अंडाशय की उपस्थिति के आधार पर है। तो अंडाशय को लेकर अंडाशय की उपस्थिति को लेकर यहाँ फलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है अपना सत्य फल जिन्हें हम वास्तविक फल के नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सत्य फल किसे कहते हैं। तो देखो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है वो सत्य फल कहलाते हैं। इन फलों को हम वास्तविक फल के नाम से भी जानते हैं। और नंबर सेकंड पे आता अपना असत्य फल जिन्हें आवासी फल या फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो इनको भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होकर पुष्प के किसी भाग जैसे बाह्यदलपुंज या दलपुंज से होता है, तो ऐसे फलों को हम आवासी फल कहते हैं। आवासी फल ऐसे फल होते हैं जिन्हें हम फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। तो अंडाशय की उपस्थिति या अंडाशय से फल के निर्माण को लेकर हम फलों को दो भागों में बांट सकते हैं। स्टूडेंट याद रखना आपको, एक तो सत्य फल और एक अपना असत्य फल। लेकिन अब बात आती है कि कुछ पादपों में फल का निर्माण बिना निषेचन की प्रक्रिया से होता है, या ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के बिना निषेचन की प्रक्रिया से होता है, उन फलों को हम अनिषेक फल या कह सकते हैं पार्थेनोग्राफिक फ्रूट्स अनिषेक फल कहते हैं। और अनिषेक फल निर्माण की जो प्रोसेस है उसे हम अनिषेक फलन जिसे हम पार्थेनोग्राफी के नाम से अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर है, बनाना है और अपना पपीता। लेकिन वैसे तो सामान्य स्थिति में फल का निर्माण अंडाशय से होता है और अंडाशय से नहीं होता है तो वो पुष्प के किसी भाग से हो सकता है जिन्हें हम असत फल कहते हैं। लेकिन कुछ पादपों में
फल का निर्माण अंडाशय में बिना निषेचन की प्रक्रिया से होता है, उन फलों को कहते हैं अनिषेक फल, पार्थेनोग्राफिक फ्रूट्स। और इन फलों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम अनिषेक फलन या पार्थेनोग्राफी कहते हैं, जैसे अंगूर है अपना, केला है और पपीता है। हम आपको बताते हैं स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि कुछ पादप वृद्धि हार्मोन, जैसे एक तो अपना ऑक्सिन और दूसरा जिब्रेलिन, ये दो ऐसे पादप हार्मोन हैं जो अनिषेक फलन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम बताओ जो अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। तो स्टूडेंट आपको मोस्टली याद रखना है, एक तो अपना ऑक्सिन और एक अपना जिब्रेलिन, ये दो ऐसे पादप हार्मोन हैं जो अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। अर्थात पुष्प का जो स्टिग्मा भाग होता है, वर्तिकाग्र, उस पर इसका छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है। अगर इन हार्मोनों की वजह से इस प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है तो उसे हम प्रेरित अनिषेक फलन के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर 3 का स्टूडेंट, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्टूडेंट हम आपको बताना चाहते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं एक के बाद एक क्रम में आती हैं, इसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट हम पढ़ सकते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था, और नंबर सेकंड में पढ़ सकते हैं हम युग्मकोद्भिद अवस्था। ये अवस्थाएं आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र में एक के बाद एक क्रम में आती हैं, इसे ही हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। हमने आपको स्टूडेंट जब चैप्टर शुरू हुआ था तब बताया था कि इन प्रक्रियाओं में एक तो अपना जो मेल गैमेटोफाइट है नर युग्मक, और दूसरा जो फीमेल गैमेटोफाइट है मादा युग्मक, ये दोनों युग्मक संलयन प्रक्रिया द्वारा जिसे हम जाइगोट कहते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज ही बीजाणुद्भिद अवस्था की एक प्रथम कोशिका होती है। आपको याद रखना है कि नर युग्मक का निर्माण किससे होता है? तो नर युग्मक का निर्माण होता है अपना परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणु होते हैं, हमने पढ़ा था वहां नर युग्मक का निर्माण हुआ, और मादा युग्मक का निर्माण गुरु बीजाणुओं से होता है। इन दोनों युग्मकों के निर्माण के बाद संलयन से आपको पता है कि इनके संलयन द्वारा बनता है अपना युग्मनज, और ये युग्मनज जो है ये हमारी बीजाणुद्भिद अवस्था की एक प्रथम कोशिका है। ज्यादा हमको इसमें नहीं पढ़ना है स्टूडेंट पीढ़ी एकांतरण में, लेकिन यही हमको सीखना है कि आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र में ये दो अवस्थाएं, नंबर फर्स्ट बीजाणुद्भिद अवस्था और नंबर सेकंड युग्मकोद्भिद अवस्था, ये दोनों अवस्था एक के बाद एक क्रम में आती हैं, इसे ही हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन दोनों युग्मकों के बाद युग्मनज बनता है, और वो जो युग्मनज है वो बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका है। तो यहाँ हमारा चैप्टर 3 स्टूडेंट कंप्लीट रूप से समाप्त होता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है स्टूडेंट आप